हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के डिस्कशन को। और आज के लेक्चर में लेटर मुगल्स के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले मुगल एम्परर के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा फारुखसियार। और इसका जो टाइम पीरियड है डेट इज फ्रॉम 1713 से लेकर 1719 तक। ठीक है, तो एक बार के लिए अगर मैं आपको मुगल एम्परर्स वाला जो चार्ट दिखा दूं, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी हम कहां पर हैं। ये रहा हमारा मुगल एम्परर का चार्ट। ठीक है, बादशाह की कहानी तो आपको काफ़ी बार मैंने बता दी है। जो हम अभी कर रहे हैं, अभी हम कहाँ पर हैं, हमारा जो आजम शाह है ये कंप्लीट हो गया है। बहादुर शाह जो है ये कंप्लीट हो गया है। नंबर्स की तरफ ध्यान देना 7 8। ठीक है, जो हमारा झांदर शाह है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब झांदर शाह का दोस्तों क्या है, भतीजा या भांजा जो है वो आकर बैठेगा, नेफ्यू जो है वो तख्त पर आएगा। ठीक है, और उसका नाम होने वाला है 10th नंबर का मुगल एम्परर फारुखसियार। इसका टाइम पीरियड एज कंपेयर टू, ये येलो कलर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं ब्लैक से कर देता हूं उसको। इसका जो टाइम पीरियड है फारुखसियार का एज कंपेयर टू झांदर शाह, ये थोड़ा सा ज्यादा है। कैसे? झांदर शाह का टाइम पीरियड सिर्फ 1 साल का, 1712 से लेकर 1713 तक। लेकिन जो हम फारुखसियार के बारे में पढ़ने वाले हैं डेट इज फ्रॉम 1713 टू 1719। आपको याद होगा कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, नोबल्स का इन्फ्लुएंस इस कदर बढ़ जाएगा मुगल फैमिली के अंदर कि सारा डंका जो है फिर नोबल्स का ही बजेगा, और वो लोग मुगल एम्परर्स को अपने सामने कुछ भी नहीं समझेंगे। और इसके चलते क्या होगा कि मुगल एम्परर्स का मर्डर हो जाएगा नोबल्स के हाथों। तो ये कुछ लेक्चर हमारा ऐसे होने वाला है जिसमें हमें ये जानने को मिलेगा पहली बार नोबल्स का इन्फ्लुएंस मुगल पॉलिटिक्स में, मुगल राजनीति में इतना बढ़ गया कि उनका वर्चस्व मुगल एम्परर से भी ऊपर हो गया और उन्होंने दूसरों के साथ मिली भगत करके एक मुगल एम्परर का मर्डर करवा दिया। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं फारुखसियार के बारे में। 1713 में क्या हुआ, झांदर शाह जो था वो डिफीट करा गया अपने भांजे के द्वारा, अपने नेफ्यू के द्वारा, जो कि था फारुखसियार। ठीक है, अब फारुखसियार जो था वो इतना केपेबल खुद तो नहीं था कि वो जो झांदर शाह है उसको हरा पाए। फारुखसियार के इस विक्ट्री के पीछे जो क्रेडिट जाता है अगेन नोबल्स को जाता है। और नोबल्स में अब जो इंपॉर्टेंट नोबल थे वो एक नहीं था, 2 थे, वो सगे भाई थे और उनका नाम था सैयद ब्रदर्स। यहां पर स्पेलिंग दोस्तों वैसे SAIYID दे रखी है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी करके समझ सकते हो, SAYYID, सैयद ब्रदर। स्पेलिंग इतनी मैटर नहीं करती यहां पर। ठीक है, क्योंकि जो नाम हमें गिवन होते हैं मुस्लिम एम्परर्स के, उसके अंदर थोड़ा अलग अलग बुक के अंदर आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स जो थे वो एक इंपॉर्टेंट नोबल के तौर पर इमर्ज हुए जिन्होंने सपोर्ट करा फारुखसियार को और झांदर शाह को तख्त से उतरवाया और फारुखसियार को बना दिया मुगल एम्परर। अब फारुखसियार को अगर सैयद ब्रदर्स जो है वो मुगल एम्परर अगर बनाएंगे तो आप समझ सकते हो कि मुगल एम्परर फारुखसियार उनका कर्जदार रहेगा और ये हमेशा उसको एक बात पर ताना मारेंगे, तुम तख्त पर आकर बैठे हो हमारी वजह से, तुम्हारे सर के ऊपर जो मुगल क्राउन है वो हमारी वजह से। मतलब अपना बहुत ज्यादा गिनवाएंगे और उसको ये रियलाइज करवाएंगे फारुखसियार को कि अगर हम 2 भाई नहीं होते तुम्हें तुम्हारे मामा से, चाचा से लड़वाने के लिए झांदर शाह से, तो तुम आज कुछ भी नहीं होते, हमारी वजह से आज तुम्हें ये ओहदा मिल रखा है। ठीक है, तो इस बोझ के तले हमेशा दबा रहेगा फारुखसियार सैयद ब्रदर्स के आगे। सैयद ब्रदर्स जो 2 भाई हैं उनके नाम जान लेते हैं, और यह भी हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कौन सा बड़ा भाई है कौन सा छोटा भाई है। अब्दुल्ला खान जो है, एक का नाम है अब्दुल्ला खान, दूसरे का नाम है हुसैन अली खान बराहा। ठीक है, बड़ा नाम है दूसरे वाले का अब्दुल्ला खान है पहले भाई का नाम, दूसरे भाई का नाम है हुसैन अली खान बराहा। जो बड़ा भाई है वो है अब्दुल्ला खान। ठीक है, और बड़े भाई होने के नाते इसको जो है फारुखसियार ने अपॉइंट करा था एज वजीर। अब ये इच्छा के अनुसार था फारुखसियार की या फिर इच्छा के विपरीत था, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया
सैयद ब्रदर्स बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल नोबल इन द मुगल पॉलिटिक्स, हमेशा मुगल एम्परर फारूकसियार को गिनवाते रहेंगे। तुम्हारी जो आज औकात है वो मेरी वजह से है, ऐसा सैयद ब्रदर्स मुगल एम्परर फारूकसियार को बोलते रहेंगे। तो हो सकता है कि उसे मजबूरी में आकर इसको वजीर बनाना पड़ा हो। और वजीर एज अ टाइटुलर पोस्ट का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, मुगल पॉलिटिक्स में, मुगल राजनीति में इसको माना जाता था कि ये जो है मुगल एम्परर का एक राइट हैंड है, प्राइम मिनिस्टर होता था वजीर। ठीक है। छोटे भाई की बात करें, हुसैन अली खान बराहा, ये छोटा भाई था। बड़े भाई को तो मिल गई थी वजीर की पोस्ट, छोटे भाई को अपॉइंट करा गया था एज मिर बख्शी बाय मुगल एम्परर फारूकसियार। ठीक है। अब मिर बख्शी जो है एक टाइटल होता था मुगल एम्पायर के अंदर, एक ऑफिशियल के लिए आप उसको सिंपली बख्शी भी कह सकते हो, लेकिन जनरली आपको किताबों के अंदर मिर बख्शी जो है वो टाइटल देखने को मिलेगा। कौन होता था मिर बख्शी? मिर बख्शी हेड होता था ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब ये जो दोस्तों टाइटल्स यूज करे जाते थे ना एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया के अंदर, ये जो टर्म्स या जो टाइटल्स होते हैं इनके ऊपर आप अक्सर देखोगे कि 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी के प्रीलिम्स में होते हैं। ऐसे टाइटल्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है। दीज आर पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम्स जहां पर एमसीक्यू का पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है। तो बड़े भाई को मिली वजीर की पोस्ट, छोटे भाई को हुसैन अली खान बराहा को मिली किसकी पोस्ट? मिर बख्शी की पोस्ट एज हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है। अब अगर हम बात करें, जो ये पावर में आया फारूकसियार विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, तो इसने करा क्या? सबसे पहले आते ही पिछले 2-4 मुगल एम्परर्स के टाइम से, उनके टेन्योर से, जो एक बंदे ने नाक में दम कर रखा था। देखो मुगल एम्परर्स जो थे, भले ही उनको इन्फ्लुएंस नोबल्स कर रहे थे, हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते दूसरे लोगों के साथ अच्छे करने की कोशिश करी थी। फिर चाहे वो राजपूत हो, मराठास के साथ रिश्ते ऐसे पैसिफाई हो गए थे कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में उनको सरदेश मुखी का ही प्रॉमिस करा गया था, लेकिन बाद में चौथ भी उनको मिलने लगा था। लेकिन एक जो किंगडम है, एक जो रीजन है जो नाक में बहुत दम कर रहा था मुगल एम्पायर की, वो था सिख किंगडम। पंजाब के जो रूलर्स थे, और उसके अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद जो आगे चलकर जिसने सिख किंगडम की राजनीति को संभाला पूरा का पूरा, जो नाक में दम करा हुआ था मुगल पॉलिटिक्स के, दैट वाज बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को फारूकसियार ने आते ही डिफीट करा 1715 में। और फारूकसियार ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि भाई इसको जो है हमने एक वॉर के अंदर हरा दिया है, अब ये शांत बैठ जाएगा। नहीं, ये जानते थे कि इतना नोटोरियस है और इतना ईविल है कि दोबारा हमारी नाक में दम करेगा, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। बंदा बहादुर को हराया 1715 के अंदर, और उसके बाद सीधा मौत के घाट उतार दिया गया इसे अगले ही साल 1716 में फारूकसियार के द्वारा। ठीक है। अब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैयद ब्रदर जो है हमेशा गिनवाते रहेंगे फारूकसियार को कि तू आज जो भी है वो हमारी वजह से, हम दोनों भाइयों की वजह से है। तो सैयद ब्रदर्स का अब बहुत ही ज्यादा एक डोमिनेंट कंट्रोल जो है वो आ गया इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि मुगल राजनीति के अंदर। ठीक है। लेकिन क्या होता था, सैयद ब्रदर्स जो हैं, भाई ठीक है, अगर आपको किसी की वजह से बेनिफिट मिलता है, आप उसके शुक्रगुजार रहते हो, टाइम बीतता है, आपको किसने मदद करी थी जीवन में, किसने आपको सपोर्ट दिया, आप उसके एहसान तले दब जाते हो। लेकिन सामने वाला अगर आपको बार बार एक ही चीज गिनवाए, बार बार एक ही चीज रिपीट करवाए, हमेशा गिद्ध बनकर, चील बनकर आपके ऊपर मंडराता रहे और गिनवाता रहे, तो जो भी है मेरी वजह से है, हमारे जो तुम्हारा वर्चस्व है वो हमारी देन है, तो क्या हो गया, फारूकसियार ना इन बातों से और सैयद ब्रदर्स के एटीट्यूड से थोड़ा सा ना मतलब एक तरीके से वो चिड़चिड़ा सा हो गया। अब उसे ना सैयद ब्रदर जो है वो पसंद नहीं आ रहे थे। तो फारूकसियार जो है वो ये चाहता था कि भाई एक देखो इनके साथ क्या होता था, ये हैं तो मुगल एम्परर्स ही ना, जितने की हम बात कर रहे हैं, भले ही नोबल्स का जो इन्फ्लुएंस है, जैसे हमने झांदर शाह के कंटेक्स्ट में भी देखा था कि जुल्फिकार खान जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल, एक इंपॉर्टेंट नोबल इमर्ज हुआ था मुगल एम्परर को गाइड करने के लिए। सिमिलरली हम यहां पर ये देख रहे हैं कि फारूकसियार के साथ जो सैयद ब्रदर्स हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल नोबल्स इमर्ज होकर आए हैं मुगल एम्परर को गाइड करने के लिए। लेकिन मुगल एम्परर अपने आप में एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है,
ठीक है, वो एक टाइटल है कि भाई मैं मुगल राजा हूं, हिंदुस्तान का शहंशाह आलम हूं मैं, ठीक है, मुझे बार बार मत बताओ, बार बार मत गिनवाओ। इससे फारूक सियार बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा और फारूक सियार की मेंटालिटी, उसकी साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार से रन करती थी कि वो अपनी पर्सनल अथॉरिटी के तले सारी चीजों को गवर्न करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, एक पावर स्ट्रगल इमर्ज होने लगा मुगल पॉलिटिक्स के अंदर। किसके बीच? मुगल एम्परर एक हाथ पर वर्सेस सैयद ब्रदर्स, इनके बीच में एक तगड़ा वाला जो पावर टसल है, जो पावर स्ट्रगल है, वो इमर्ज हो गया। सैयद ब्रदर्स ये प्रूव करना चाहते थे मुगल एम्परर्स में अब इतनी ताकत नहीं रह गई है, अब उनके हौसले इतने बुलंद नहीं है, हम जो हैं हम मुगल एम्परर से भी बढ़कर कुछ है। लेकिन वहीं पर मुगल एम्परर जो है वो अपने उस टाइटुलर पोस्ट के ऊपर आज भी घमंड करते थे, और घमंड करना भी चाहिए कि इनके खानदान के साथ जब से ये मुगल एम्परर जो टाइटल शुरू हुआ है तो शहंशाह हिंदुस्तान यही है। तो एक पावर टसल देखने को मिला फारूक सियार के बीच में और सैयद ब्रदर्स के बीच में, ठीक है। एंड रिजल्ट इसका निकला क्या इस पावर स्ट्रगल का, कि कौन जीता? सैयद ब्रदर्स जो है उनको घुटने टेकने पड़े या फिर मुगल एम्परर फारूक सियार को घुटने टेकने पड़े। तो क्या होता है, 1719 तक ये पावर टसल जो पावर स्ट्रगल है सैयद ब्रदर्स वर्सेस मुगल एम्परर फारूक सियार, इनके बीच में चलता रहता है। सैयद ब्रदर्स ने क्या करा, तख्त से उतरवा दिया फारूक सियार को। और कैसे उतरवा दिया? मुगल एम्परर फारूक सियार की किलिंग कर दी, उसका मर्डर कर दिया, ठीक है। और इसमें साथ दिया था सैयद ब्रदर्स का बालाजी विश्वनाथ ने, जो कि पेशवा था मराठा एम्पायर का। इन्होंने बोला होगा कि देखो हम तुम्हें ना ज्यादा रेवेन्यू की प्राप्ति करवा देंगे और ज्यादा क्रेडिट दे देंगे। और मराठा एम्पायर आप जानते हो कि कहां से रूल करते थे? दक्षिण भारत से, डेक्कन से, ठीक है। कि यार ये तो पागल है, हम तुम्हें और कंसेशन दिलवा देंगे, तुम हमारा साथ दो, इसको हम टपका डालते हैं, इसका मर्डर कर देते हैं। और उनकी बातों में आकर मराठा एम्पायर के पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सैयद ब्रदर्स का साथ दिया और मुगल एम्परर फारूक सियार को तख्त से उतारा गया और उसका मर्डर कर दिया गया। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत मायने रखती है। पहली बार ऐसा मुगल राजनीति के अंदर देखा गया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल पॉलिटिक्स, कि एक मुगल एम्परर शहंशाह आलम, शहंशाह हिंदुस्तान जो है उसकी किलिंग कर दी जा रही है, वो भी उसके नोबल के द्वारा। और यहां पर जो नोबल एक नहीं था, यहां पर जो नोबल जो थे वो दो थे, वो दो भाई थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैयद ब्रदर जिसका नाम था अब्दुल्ला खान जो कि वजीर था, और हुसैन अली खान बराहा जो कि छोटा भाई था जिसको मीर बख्शी बनाया गया था, ठीक है। अब फारूक सियार की जगह पर क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा कि शायद से सैयद ब्रदर्स जो है वो तख्त के भूखे होंगे, उनको शायद से मुगल एम्परर बनना पड़ेगा। ये वाली गलती ना किसी ने भी नहीं करी। ये एक बहुत यूनिक चीज है अगर आप मुगल एम्पायर की हिस्ट्री को पढ़ते हो, कि अगर कोई नोबल जो है मुगल एम्परर को तख्त से उतारना भी चाह रहा है, और जैसा कि अभी आपने यहां पर देखा कि फारूक सियार एज अ मुगल एम्परर उसका मर्डर हो भी गया, तो बट ऑब्वियसली बात, आपका दिमाग आपको ये कहेगा कि शायद से सैयद ब्रदर जो है सर वो तख्त पर आके खुद बैठना चाह रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। सैयद ब्रदर्स जो है या कोई भी जो नोबल है, सैयद ब्रदर्स तो चलो एक टाइम फ्रेम के अंदर एक नोबल के नाम हो गए, दो भाइयों के नाम, लेकिन मुगल राजनीति के अंदर कोई भी जो नोबल था, भले वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल बनने की कोशिश करे, लेकिन जो तख्त पर जो बिठाना वो पसंद करते थे, वो खानदान की वंशावली को ही पसंद करते थे, उन्हीं के खानदान के खून को ही पसंद करते थे कि भाई नाम तुम्हारा, रुतबा हमारा और दबदबा भी हमारा, और तुम हमारे पपेट होगे, जैसा हम तुम्हें नचाना चाहेंगे, जैसा जो तुमसे काम करवाना चाहेंगे, तुम्हें वही काम करना पड़ेगा। तो सैयद ब्रदर जो हैं, मुगल एम्परर फारूक सियार का मर्डर करने के बाद विद द सपोर्ट ऑफ मराठा एम्पायर के पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सपोर्ट से, उन्होंने खुद जो है कमान नहीं संभाली। अगेन तख्त पर वो बिठाएंगे एक मुगल एम्परर को ही, और वो पपेट की तरह उसको नचाएंगे। यहां पर क्या था, सैयद ब्रदर्स को ऐसा लग रहा था कि फारूक सियार जो है वो एहसान तले जो दबा था पहले, अब वो थोड़ा सा उड़ने लगा है और हमें उसको सबक सिखाना जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है, फारूक सियार की जगह पर सैयद ब्रदर जो है वो दो छोटे छोटे प्रिंसेस को बिठाने की कोशिश करते हैं मुगल एम्पायर के तख्त पर, लेकिन
मैंने आपको शुरुआती ही लेक्चर में ये वाली चीज बता दी थी जब हमने ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरुआत करी थी, स्पेशली विद रेफरेंस टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि ये लोग शराब और शवाब में बहुत ज्यादा डूबे रहते थे। ये दोनों प्रिंसेस जो है इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन को संभाल नहीं सके। सैयद ब्रदर्स की पावर को कंट्रोल करना तो दूर, अपनी सेहत का ही इनको ध्यान नहीं रहा, ये अपनी हैबिट्स के गुलाम थे। और ये दोनों प्रिंसेस जो हैं एक के बाद एक मर गए बहुत ज्यादा कंजम्पशन करने की वजह से। और कंजम्पशन का दोस्तों मतलब होता है एल्कोहल कंजम्पशन, दारू पीने की वजह से, ठीक है, मदिरा पीने की वजह से इनकी सेहत खराब हो गई और दोनों के दोनों ये जो प्रिंसेस थे ये मर गए। अब आप इन प्रिंसेस के नाम मुझसे जानना चाहोगे तो वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो हमारा ये जो चार्ट है इसमें आपको नाम मिल जाएगा। तो मुगल एम्परर नंबर 11 और 12, यहां पर दो प्रिंसेस की बात करी गई है ना। तो अगर आप यहां पर देखो, एक का नाम है रफी उद दराज, दूसरे प्रिंस का नाम है रफी उद दौला। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। दोनों का नाम रफी रफी आपको लग रहा है, बस लास्ट में इनका वर्ड चेंज है। रफी उद, ये भी रफी उद है, ये है दराज, वो है दौला। और टाइम फ्रेम आप देखो, 1719 में फारूक सियार का होता है मर्डर, ठीक है, बाय सैयद ब्रदर्स, ठीक है। और यहां पर 1719 में ही कितना छोटा कार्यकाल इन दोनों मुगल प्रिंसेस ने संभाला, जो कि एम्परर भी बनाए गए सैयद ब्रदर्स के द्वारा। लेकिन दारू पीने की वजह से दोनों ने अपने ही मतलब अपने आप को ही मौत के घाट उतार लिया। तो अगर आप इसका टाइमलाइन देखो रफी उद दराज का, तो ये है फरवरी से लेकर जून तक। तो फरवरी से लेकर जून तक कितने महीने होते हैं? फरवरी टू मार्च पहला महीना, मार्च टू अप्रैल दूसरा, अप्रैल टू मई एंड मई टू जून। तो 4 महीने के कार्यकाल को बिताया रफी उद दराज ने। और जून टू सितंबर सेम साल चल रहा है दोस्तों, 1719। फिर आता है दूसरा क्राउन प्रिंस एज मुगल एम्परर बन भी जाता है, ये भी दारू पीने की वजह से मर गया था। जून से लेकर सितंबर तक। जून से लेकर सितंबर तक कितने महीने होते हैं? जून टू जुलाई पहला, जुलाई टू अगस्त दूसरा, अगस्त टू सितंबर तीसरा। तो 3 महीने जो है ये रहा रफी उद दौला एस मुगल एम्परर। दारू पीने की वजह से दोनों मर गए, ये 4 महीने, वो 3 महीने। तो 7 महीने तक मुगल पॉलिटिक्स जो है मुगल एम्परर्स के होते हुए भी ठंडी पड़ी रही। और अब जो है इसके बाद एक पपेट को लाने की कोशिश करेंगे सैयद ब्रदर्स, ठीक है, जो कि 13th होने वाला है हमारे नंबर में विद रिस्पेक्ट टू द मुगल एम्परर्स की जो हमारी लिस्ट है, मोहम्मद शाह। और इसका टाइम पीरियड काफी थोड़ा सा बड़ा होगा, 1719 से लेकर 1748 तक, ठीक है। तो ये तो चलो लेटर मुगल्स की डिस्कशन में हमारा अगला टॉपिक बच जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं सैयद ब्रदर्स के टाइम पर मुगल पॉलिटिक्स या मुगल एम्पायर का रवैया दूसरे लोगों के प्रति कैसा था, ठीक है। तो फारूक सियार की जगह पर मैंने आपको बता दिया कि सैयद ब्रदर्स ने 2 यंग प्रिंसेस को लाने की कोशिश करी मुगल के तख्त पर, मुगल एम्परर के तख्त पर आए भी वो, लेकिन वो दारू पीने की वजह से मर गए। अब सैयद ब्रदर्स ने क्या करा, जो मैं आपको मोहम्मद शाह का नाम बता रहा था ना, मोहम्मद शाह भी कोई ज्यादा बड़ा एज में रूलर नहीं था, वो सिर्फ एक 18 साल का नौजवान था, ठीक है। वो बना मुगल एम्परर जिसका नाम था मोहम्मद शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया। और जो ये 3 सक्सेसर्स रहे हैं फारूक सियार के बाद, 3 सक्सेसर्स कौन? रफी उद दराज, रफी उद दौला और तीसरा आपका मोहम्मद शाह। वो भी यंग दोनों थे, वो मर गए। तीसरा ये भी 18 साल का आ रहा है, ये भी आप इसको भी यंग कहोगे, भाई मुगल एम्परर बन रहा है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल रही है एज एम्परर ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी इसके हिसाब से, सैयद ब्रदर्स के हिसाब से, ये लोग ना जो यंगस्टर्स होते हैं, जैसे जिसको आप कहते हो निब्बा है ये, ठीक है, तो ये निब्बों को बिठाना चाहते थे। 3 निब्बे इन्होंने बिठाए और उनको सिर्फ वो पपेट की तरह जो है वो यूज करना चाहते थे। मोहम्मद शाह के टॉपिक पर आने से पहले दोस्तों हमें पॉलिसीज जाननी पड़ेंगी कि फारूक सियार के छत्र छाया में, उसके कार्यकाल में ऑब्वियसली बात है सब कुछ करेंगे तो सैयद ब्रदर्स ही, लेकिन मुगल एम्पायर का रवैया कैसा था, उसका दृष्टिकोण कैसा था विद रिस्पेक्ट टू अदर रूलर्स, ठीक है। तो फारूक सियार ने कुछ फरमान जारी करे थे। अब दिमाग तो यहां पर मुगल एम्पायर्स का खुद चलता नहीं था, लेकिन टाइटल जो है हमें उसी का यूज करना पड़ता था। जैसे दोस्तों अभी हमारी करंटली गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है
कि सब कुछ जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा करा जाता है, लेकिन जो नाम यूज करा जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यूज करा जाता है, बिकॉज वो होते हैं एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में रियल पावर होती है, लेकिन फिर भी जो हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो सिमिलरली आप समझ सकते हो कि हम जो टॉपिक एक छोटा सा पढ़ने वाले हैं, फारूक सीआर के द्वारा इशू करे गए कुछ 3 फरमान, लेकिन इनको इशू कौन करवा रहा होगा बैक एंड पर? अगेन सैयद ब्रदर्स। ठीक है, तो 1717 में अपनी मौत के 2 साल पहले जब ये मुगल एम्परर हुआ करता था, फारूक सीआर ने 3 फरमान जो है वो जारी करे थे। अब दोस्तों, मुगल एम्पायर के टॉपिक को जब आप पढ़ते हो तो अक्सर ये टर्म आप देखोगे, फरमान। फरमान का मतलब क्या होता है? काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है। जब भी कोई एक क्राउन अथॉरिटी, ठीक है, अब यहां पर क्राउन अथॉरिटी कौन? मुगल एम्परर। जब भी वो किसी चीज का एक ऑर्डर पास करते हैं तो उसको बोला जाता है फरमान। तो कंफ्यूज मत होना, कोई भी एक ऑर्डर पास करने का मतलब होता है फरमान। तो इसने 3 फरमान जो है वो जारी करे थे, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हो, उनको इस फरमान के द्वारा कुछ कंसेशंस मिले थे, एक रिलैक्सेशन मिली थी। रिलैक्सेशन किस चीज में मिली थी वो हम देख लेते हैं। फारूक सीआर ने उनको कहा कि अब आप ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो अपने गुड्स का भारत के अंदर और बाहर, क्योंकि यहां पर दोनों टर्म्स यूज करे गए हैं, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी। ड्यूटी फ्री का मतलब है टैक्स फ्री। अब आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर कोई भी टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। तो ये इसने कंसेशन दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फारूक सीआर ने 3 फरमान जारी करे थे इसके लिए। अब हम जान लेते हैं जो ये किंग मेकर जो थे, ये देखो एक 200 टाइटल यूज करा गया सैयद ब्रदर्स के लिए। ये एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किंग मेकर्स मुगल एम्पायर के अंदर किन 2 भाइयों को कहा गया या किसको कहा गया, तो उसका आंसर होगा आपका सैयद ब्रदर्स। तो 1713 से लेकर 1720 तक, अब 1720 यहां पर क्यों लिखा हुआ है? 1713 में ये तख्त पर लेकर आते हैं फारूक सीआर को, 19 में उसका मर्डर करते हैं, और 2020 तक मोहम्मद शाह के आने तक 2 प्रिंसेस को वो और मुगल एम्परर बनाते हैं, एक को 4 महीने के लिए, एक को 3 महीने के लिए, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया, रफी उद दराज एंड रफी उद दौला। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह, जो कि अगेन 18 साल का होता है। तो इनका किंग मेकर्स का जो कार्यकाल था, यानी कि जो प्रेस्टीज थी, जो वर्चस्व था, कि मुगल एम्परर्स को हम चुन रहे हैं, हम तक पर बिठा रहे हैं, वी आर डूइंग दैट इनी मिनी माइनी मो रिंगा रिंगा रोजेस करके, भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके हम तुम्हें चुन रहे हैं। तो इतना वर्चस्व बढ़ गया था मुगल एम्परर्स का। ठीक है, लेकिन सॉरी, मुगल एम्परर्स का नहीं, नोबल्स का, विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्टिंग द मुगल एम्परर्स। तो सैयद ब्रदर्स की पॉलिसीज क्या थी, अब इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी जो चीज फरमान वगैरह या ऑर्डर जारी होगा वो ऑब्वियसली बात है मुगल एम्परर फारूक सीआर के टाइम पर जारी होगा, लेकिन सारी की सारी राजनीति जो है वो सैयद ब्रदर्स के हाथ में है इस टाइम पर। सैयद ब्रदर्स ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करी। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जिससे जो है ये दुश्मन को पाले। आपको एक चीज और याद होगी, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको मत भूलना। एक जो सरदर्द बार बार करने में लगा रहता था वो था यहां पर ये बंदा बहादुर। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि बंदा बहादुर को शांत करना प्रीवियस 2 मुगल एम्परर्स के लिए भी बहुत मुश्किल था। इनके रिश्ते, मुगल एम्पायर के रिश्ते मराठास के साथ अच्छे हो गए थे, राजपूत के साथ अच्छे हो गए थे। औरंगजेब के टाइम पर तो सबसे बिगड़े हुए थे, लेकिन बाद में औरंगजेब के बाद की जो जनरेशन आई है, सभी लेटर मुगल्स ने बहुत अच्छे रिश्ते करने की कोशिश करी। सिख किंगडम को भी, पंजाब एम्पायर को भी उन्होंने शांत करने की कोशिश करी, लेकिन ये हरामजादा नहीं मानता था बंदा बहादुर। इसको मौत के घाट उतार दिया गया था फारूक सीआर के द्वारा। ऑब्वियसली बात है विद द सपोर्ट ऑफ सैयद ब्रदर्स, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट करी रिलीजियस टॉलरेंस की। अब रिलीजियस टॉलरेंस की अगर पॉलिसी अडॉप्ट करी है तो भाई ये कोई नेचर से थोड़ी ना जाना जाएगा। इसके लिए क्या करा उन्होंने, इसका हमारे पास एक पुख्ता सबूत भी तो होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, जिजिया जो था, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हिंदू पिलग्रिमेज टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स को देना पड़ता था, ठीक है, उसको एबॉलिश कर दिया था इन्होंने। ठीक है, फारूक सीआर जैसे ही तख्त पर विराजमान हुआ था एस मुगल एम्परर, उसके बाद जो पिलग्रिम टैक्स था, ठीक है, जैसे हिंदूज में होती है ना 4 धाम की यात्रा,
तो अलग अलग जो धार्मिक स्थल पर लोग यात्रा करने जाते थे उसके ऊपर पहले हिंदूज को, और बात सिर्फ हिंदूज की नहीं होती, नॉन मुस्लिम सेलिब्रिट्स को, मतलब मुसलमानों के अलावा कोई भी धर्म का जो लोग है अगर वो पिलग्रमेज करने जा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ता था उसको और उसके परिवार वालों को। उस पिलग्रमेज टैक्स को भी इन्होंने एबॉलिश कर दिया बहुत सारी जगह पर। देखना एक टर्म की तरफ आप दोस्तों ध्यान दो, एट सेवरल प्लेसेस लिखा हुआ है, ऑल ओवर द इंडिया नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं इस चीज से कि मुगल एम्परर पूरे हिंदुस्तान का एम्परर होता था, तो जिस जिस जगह पर लगता होगा ये पिलग्रिमेज टैक्स उसको हटा दिया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने बैठकर बातचीत करना पसंद करा सैयद ब्रदर्स ने विद राजपूत्स एंड मराठास, उनके साथ भी रिश्ते जो अभी तक अच्छे मेंटेन थे वो मेंटेन करे, उनके साथ भी अपनी कंसिलिएशन की पॉलिसी अपनाई कि कल को अगर हमारे बीच में कोई भी तू मैमे होती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम बैठकर बातचीत करेंगे, ना कि हम युद्ध की तरफ अपना रवैया अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये तो जब से औरंगजेब का टाइम पीरियड हम सुन रहे हैं, औरंगजेब की डेथ होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमने एक ही चीज सुनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिटेरिएट ही होता चला गया। सैयद ब्रदर्स के टाइम पर भी यानी कि फारूक सियार के टाइम पर भी कुछ ऐसे ही था, और ज्यादा बर्बादी की रास्ते की तरफ चला गया एडमिनिस्ट्रेशन, और हर एक लेवल पर पैरालाइज हो गया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कानूनी व्यवस्था इतनी ठीक नहीं थी इनके टाइम पर, और हर जगह डिसऑर्डर, रिवोल्ट, केस वगैरह जो थे वो शुरू हो गए थे, और उसका रीजन क्या था अभी जस्ट मैं आपको बताता हूं। फाइनेंशियल पोजीशन जो है स्टेट की, राज्य की तिजोरी की, वो और ज्यादा रैपिड तरीके से खराब होने लगी थी। और जो अभी हम बात कर रहे थे ना डिसऑर्डर की और लॉलेसनेस की, लॉलेसनेस क्यों आया, यानी कि कानूनी व्यवस्था जो अभी तक इतनी टाइट थी वो अब खुली छूट के साथ कैसे बनने लगी। देखो क्या हुआ, जब फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ी ना तो बहुत सारे ऑफिशियल्स को जो सैलरी थी वो टाइम पर मिलना बंद हो गई। इसकी वजह से जो ऑफिशियल जो थे एज वेल एज जो सोल्जर्स थे, जब उनको सैलरी जो है टाइम पर नहीं मिलेगी और रेगुलरली भी नहीं दी जा रही है, 3 महीने में एक बार दे दी, 6 महीने में एक बार दे दी, 7 महीने में एक बार दे दी, इसकी वजह से क्या हुआ वो लोग रूठ गए, और जितने डेडिकेशन के साथ वो अपनी स्टेट सर्विसेज करते थे, जैसे आर्मी वाले आर्मी का काम कर रहे हैं, दूसरे ऑफिशियल्स जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स का काम कर रहे हैं, वो ढीले पड़ गए। जब सैलरी नहीं मिलेगी तो फ्री में कौन किसी के लिए काम करेगा, बिकॉज वी नो डैट नो लंच इज फ्री इन लाइफ। ठीक है, फ्री की चीजें कुछ भी नहीं होती हैं लाइफ में। अब इनकी जो पॉलिसीज थी सैयद ब्रदर्स के टाइम पर यानी कि फारूक सियार के टाइम पर मराठा रूलर्स के साथ कैसी थी उसको भी हमें जानना पड़ेगा। सैयद ब्रदर्स जो है उन्होंने राजा साहू के साथ एक एग्रीमेंट जो है वो साइन करा था, और इस एग्रीमेंट के तहत राजा शाहू को क्या क्या चीजें मिली थी, क्या क्या कंसेशन मिला था वो हमें देखना पड़ेगा, और राजा शाहू ने बदले में इनको क्या प्रॉमिस करा वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो राजा शाहू को स्वराज दे दिया गया था। अब यहां पर स्वराज का क्या मतलब है, सारी की सारी जो टेरिटरीज जो मराठा एम्पायर वाले क्लेम करते थे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब जिंदा थे उस टाइम पर मराठा किंगडम के अंदर जो टेरिटरीज आती थी, मतलब इन्होंने बोला कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा थे तो ये टेरिटरी ABCDEF ये सब हमारे पाले में आती थी, लेकिन आपके खानदान वालों ने क्या कर रखा है, हमें सिर्फ दक्षिण भारत की इतनी ही टेरिटरीज दे रखी हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला सैयद ब्रदर्स ने, फारूक सियार ने, कि आप टेंशन मत लो, आप बस बता दो हमें कौन कौन सी टेरिटरीज आपकी पुरानी वाली थी। उसको वेरीफाई करा गया, और छत्रपति शिवाजी महाराज के किंगडम में जब वो जिंदा थे, मराठा एम्पायर के अंदर जितनी भी टेरिटरीज आती थी वो सारी की सारी टेरिटरीज, दोस्तों वर्ड पे ध्यान देना, ऑल है यहां पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दो उस पे। ऑल द टेरिटरीज दैट वर वंस पार्ट ऑफ द शिवाजी किंगडम वो दे दी गई, और इसको बोला गया स्वराज। स्वराज मतलब यहां पर इंडिपेंडेंस को मत समझना, ये गांधी जी वाले टाइम का स्वराज की बात नहीं हो रही यहां पर। उसके बाद मराठा रूलर्स को, राजा साहू को बेसिकली ये बोला गया कि आपको हम राइट देते हैं दैट यू हैव द राइट टू कलेक्ट चौथ विच वॉज 1/4 एंड सरदेश मुखी 10% ऑफ द रेवेन्यू 6 प्रोविंसेस का। ठीक है, 6 प्रोविंसेस जो हैं, जो अभी तक जहां पर उनको चौथ और सरदेश मुखी के राइट नहीं मिले थे, वो 6 प्रोविंसेस, सारी की सारी जो प्रोविंसेस थी वो डेक्कन का पार्ट थी। और उन 6 प्रोविंसेस के नाम क्या हैं, एक का नाम था औरंगाबाद,
और याद रखना जो 6 प्रोविंसेस के मैं नाम लेने जा रहा हूं दोनों के दोनों राइट मिल गए थे वहां पर, चौथ का भी सरदेशमुखी का भी। ठीक है, औरंगाबाद, बेरार, बिदर, बीजापुर, हैदराबाद और खंदेश। ठीक है, इन 6 की 6 प्रोविंसेस के अंदर जो कि डेक्कन प्रोविंसेस थी वहां पर मराठा एम्पायर गॉट द राइट टू कलेक्ट चौथ एज वेल एज सरदेशमुखी। ठीक है, अब रिटर्न में राजा साहू भी तो कुछ देगा ना इनको। ठीक है, इन्होंने अगर एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है राजा साहू के साथ, तो राजा साहू को भी तो कोई बात करनी पड़ेगी रिटर्न में कि हम तुम्हें रिटर्न में क्या देंगे। इन रिटर्न राजा साहू ने ये एग्री करा, हम आपको सालाना जो है ट्रिब्यूट दिया करेंगे 10 लाख रुपए का। यानी कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, आपने इतना कमाने का जरिया, इतना वास्ट एक्सपेंस हमारे लिए खोल दिया। 6 डेक्कन के प्रोविंसेस में भी आपने हमें राइट दे दिया चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने के लिए, एज वेल एज आपने स्वराज्य को एक्सेप्ट करा कि जो भी टेरिटरीज हमारी जितनी भी थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड पर हमारे मराठा एम्पायर के अंदर शामिल थी, आपने वो सारी टेरिटरीज हमें दे दी। थैंक यू सो मच, सालाना हम आपको 10 लाख रुपए दिया करेंगे। उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस करा, एक मिनट, उन्होंने ये भी प्रॉमिस करा राजा साहू ने कि हम आपको दक्कन में सपोर्ट करेंगे, अगर आपके खिलाफ कोई भी दुश्मन खड़ा होता है आप चिंता मत करना, 15,000 सोल्जर्स हमेशा हमारे जो सोल्जर्स हैं हमेशा आपकी सर्विस में तैनात रहेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड इसको याद करना, कोई भी चीज मिस मत करना। स्टोरी मेकिंग के थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि सोल्जर्स 1.5 लाख के 15,000, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 6 प्रोविंसेस हैं उनके नाम, क्या उन 6 प्रोविंसेस में चौथ और सरदेशमुखी कोई एक ही राइट टू कलेक्ट टैक्स था या फिर दोनों थे? तो दोनों थे। ये सारी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आप याद रखना। ठीक है, और ये भी राजा साहू ने विश्वास दिलाया कि देखो आपका जो वर्चस्व है हम जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, डेक्कन के अंदर हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि किसी भी प्रकार का जो विरोध अगर मुगल एम्पायर के खिलाफ उत्पन्न होगा हम उसको प्रिवेंट करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई लूटपाट जो है वो होने नहीं देंगे। आप निश्चिंत हो करके दिल्ली और आगरा में जहां से भी आप अपनी मुगल एम्पायर को चलाते हो आप चलाओ, डेक्कन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ दो, कोई भी विरोध प्रदर्शन यहां पर नहीं होगा, कोई भी लूटपाट यहां पर नहीं मचेगी। ठीक है, लेकिन सैयद ब्रदर जो थे इनका खात्मा भी आगे फ्यूचर में हुआ। इनको जितना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था कि वी आर किंग मेकर्स, मुगल एम्परर को हम चुनते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके, अब क्या होगा, यूनिवर्स इनके खिलाफ हो जाएगा और अब इनका खात्मा होना सुनिश्चित है। तो क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ नोबल्स जो थे मुगल एम्पायर के अंदर सैयद ब्रदर्स के इस वर्चस्व को, इनके एटीट्यूड को, इनके रवैयों को नोटिस कर रहे थे बहुत टाइम से, और वो इनसे चिढ़ने लगे थे। उनको समझ में आ रहा था उन नोबल्स को, यानी कि देखो क्या है, एक साइड पर है सैयद ब्रदर्स, ये हो गए दोनों भाई अपने आप में एक नोबल, कुछ इनके साथ और एक लोग और होंगे, 4-5 लोग और हुआ करते होंगे, जितने भी लोग होंगे, मैं कह रहा हूं 50-100 भी क्यों ना होंगे, ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी बनी कुछ और भी नोबल्स जो थे, जो कि सैयद ब्रदर्स के जो रवैया था, सैयद ब्रदर्स का जो एटीट्यूड था, सैयद ब्रदर जो भी कुछ करने में लगे हुए थे, ये इनसे चिढ़ते थे कि भाई सैयद ब्रदर्स ने मुगल एम्परर्स को गुमराह कर रखा है। ठीक है, और किलिंग भी करवाती थी, तो उस चीज से भी वो चिढ़े हुए थे। अब क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा मुगल एम्पायर का जो बिल्कुल भी विनाश नहीं देख सकता था अपनी आंखों से, एक बहुत ही ज्यादा लॉयल व्यक्ति, बहुत लॉयल था ये, बहुत वफादार था ये, इसका नाम था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क के साथ उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने वाले और वो सारे के सारे लोग जो कि मुगल एम्पायर की इज्जत लुटते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, उनको समझ में आ रहा था कि सैयद ब्रदर्स क्या कर रहे हैं और मुगल एम्पायर्स क्या नहीं समझ पा रहे हैं जो सैयद ब्रदर्स उनके साथ कर रहे हैं। तो निजाम उल मुल्क के साथ, या आप उसके ग्रुप में कह लो जो भी लोग थे, ये एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ नोबल्स थे। तो ये इनको ना थोड़ी सी जलन होने लगी, थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा जलन होने लगी,
विद द ग्रोइंग पावर्स ऑफ सैयद ब्रदर्स, कि सैयद ब्रदर्स का जो वर्चस्व है वो बढ़ते ही जा रहा है और ये गुमराह कर रहे हैं मुगल एम्परर्स को, और एक का तो मर्डर भी करवा दिया। अब इन्होंने रणनीति बनाई कि हम इनके खिलाफ साजिश करेंगे, सैयद ब्रदर्स के खिलाफ, और इन नोबल्स ने डिक्लेयर करा सैयद ब्रदर्स का टिकना बहुत हानिकारक है, क्योंकि दे आर फॉलोइंग एंटी मुगल और एंटी इस्लामिक पॉलिसीज, जो कि मुगल एम्पायर का जो वर्चस्व है उसके ऊपर भी एक धब्बा है, एज वेल एज इस्लाम एज अ रिलीजन के ऊपर भी धब्बा है। ये कुछ भी चीजें ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्परर जो था मोहम्मद शाह, उन्होंने इन ग्रुप ऑफ नोबल्स को सपोर्ट करा, ठीक है। कौन से नोबल्स? निजाम उल मुल्क जो एक वफादार आदमी था, और इसके साथ जो लोग थे उसको सपोर्ट करा, और मोहम्मद शाह को बिठाकर निजाम उल मुल्क ने बात समझाई, सर आपने देखा ना प्रीवियस 3 नोबल्स के साथ इन्होंने क्या कर रखा है, फारूक सीआर का मर्डर करवा दिया, आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हो? आपको समझ में आ रहा है? आंख पे पट्टी अपनी खोल लो और जाग जाओ। मोहम्मद शाह ने कहा यार थैंक यू यार, तुम मेरा सपोर्ट कर रहे हो, तुमने मुझे इतना समझाया, तुम उनका कोई सॉल्यूशन निकालो। तो निजाम उल मुल्क ने कहा अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ बना हुआ है तो आप मुझे बस एक इशारा दो, मैंने कुछ लोगों को भी इकट्ठा कर रखा है इनके खिलाफ, और हम सारे लोग सैयद ब्रदर्स की राजनीति वाली पॉलिटिक्स से जो भी साजिश है उससे चिड़े हुए हैं, आप बस एक हरी झंडी हमें दिखा दो और फिर देखो हम इनके साथ क्या करते हैं। मोहम्मद शाह ने कहा मेरी पूरी खुली छूट है तुम्हें जो करना है करो, बस तुम इतना देखना निजाम उल मुल्क कि ये जो सैयद ब्रदर्स हैं ये मेरे ऊपर जो मुझे पपेट की तरह लेकर चल रहे हैं, इससे मुझे प्लीज भाई आजाद करवा दो। निजाम उल मुल्क ने कहा सर जी आप आशीर्वाद दीजिए और आप कारनामा देखिए, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद शाह अपने आप को फ्री करना चाहता था फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सैयद ब्रदर्स, और जैसा कि अर्स्ट वाइल एम्परर्स के साथ हुआ, मर्डर तक हो गया, पपेट की तरह रखा गया उनको, इसको भी रखा जाता था, तो ये चिड़ा हुआ था, इससे ये आजाद होना चाहता था। 1720 में निजाम उल मुल्क ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई उन ग्रुप ऑफ नोबल्स के साथ मिलकर जो कि चिड़े हुए थे, जैसा कि अपने बात करी ना, दे वर जेलस ऑफ द ग्रोइंग पावर्स ऑफ द सैयद ब्रदर्स। एक दूसरा ग्रुप जो था मुगल पॉलिटिक्स के अंदर, उन्होंने हुसैन अली खान जो छोटा भाई था सैयद ब्रदर्स में से, ठीक है, उसका कर दिया असैसिनेशन। दे खंजर दे खंजर दे खंजर, पेट में बोका, मर गया वो, ठीक है। अब बात आती है बड़ा भाई तो अभी तक जिंदा है, बड़ा भाई का नाम क्या था? अब्दुल्ला खान, ठीक है। बड़े भाई का नाम है अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान ने लड़ने की कोशिश करी निजाम उल मुल्क और उसके ग्रुप वालों से, लेकिन आगरा में करारी शिकस्त इसको मिली, और इसका भी फिर इतिहास में इतना कुछ तो बताया नहीं गया है, लेकिन इसका भी फिर बाद में मर्डर कर ही दिया गया होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जिंदा रखना सही नहीं है। जैसे बंदा बहादुर को मारना जरूरी था, क्योंकि अगर उसको जिंदा छोड़ देते दोबारा वो नाक में दम करने लगता, इसको भी होपफुली मार ही दिया गया होगा। लेकिन यहां पर हमें इतिहास की किताब यही बताती है कि ही वॉज डिफीटेड नियर आगरा, छोटे भाई का जरूर मर्डर हो गया था। और ऐसे कर कर सैयद ब्रदर्स हु वर नोन एज किंग मेकर्स, इनका हो गया खत्म सब कुछ, ठीक है, क्योंकि इनका इतिहास ही खत्म हो गया। अब यहां पर हमने बात करी थी 18 साल का जो मुगल एम्परर जो तख्त पर आया था, जिसको लेकर तो वैसे सैयद ब्रदर्स ही आए थे, लेकिन निजाम उल मुल्क के सपोर्ट की वजह से ये सैयद ब्रदर्स को मरवा पाया। इसका कार्यकाल अगर आप देखोगे लेटर मुगल्स की कैटेगरी में तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको, लगभग 30 साल का। प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं 1719 से लेकर 1748 तक, तो लगभग 29-30 साल का कार्यकाल है इसका। तो मोहम्मद शाह के कार्यकाल में क्या हुआ और मोहम्मद शाह कैसा मुगल एम्परर था, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।